आप बदलेंगे। दीर्घकालिक योजना जितनी प्रतीत होती है उससे अधिक कठिन होती है, क्योंकि समय के साथ लोगों के लक्ष्य और कामनाएं बदल जाते हैं। मैं एक ऐसे दोस्त के साथ बड़ा हुआ हूं जो न तो प्रिविलेज्ड था और न ही नेचुरली इंटेलिजेंट था, लेकिन वो सबसे मेहनती इंसान था जिसे मैं जानता था। ऐसे लोगों के पास सिखाने को बहुत कुछ होता है, क्योंकि वो सफलता के मार्ग के चप्पे चप्पे की सच्ची समझ रखते हैं। एक किशोर के रूप में उसके जीवन का लक्ष्य और सपना डॉक्टर बनना था। यह कहना कि संयोग उसके प्रतिकूल था उदार होगा। उस समय कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे संभव न समझता, लेकिन वो कोशिश करता रहा और अपने क्लासमेट से 1 दशक अधिक की उम्र में वो फलस्वरूप डॉक्टर बन गया। जब आप अभाव से शुरू करके अपना रास्ता बनाते हुए मेडिकल स्कूल के टॉप पर पहुंच जाते हैं और सभी बाधाओं के विरुद्ध एक महान व्यवसाय प्राप्त कर लेते हैं, तो कितनी संतृप्ति मिलती है। मैंने उससे कुछ साल पहले बात की। यह वार्तालाप कुछ इस तरह से था। मैंने कहा, इतने समय बाद तुम कैसे? वो बोला, एकदम खराब करियर है। मैं हंसते हुए बोला, हाँ वैसे। वो बोला, एकदम खराब करियर है यार। ये 10 मिनट तक चलता रहा। तनाव और काम ने उसे बिल्कुल बोझिल कर दिया था। वो अपनी वर्तमान स्थिति से उतना ही निराश लगा जितना वो 15 साल पहले वहां पहुंचने के लिए प्रेरित था। साइकोलॉजी का एक आधार यह है कि लोग अपने भविष्य के प्रारूप के फोरकास्टर्स होते हैं। किसी लक्ष्य की कल्पना करना आसान और मजेदार होता है। वास्तविक जीवन के तनाव को ध्यान में रखते हुए जो प्रतिस्पर्धी अनुगमन के साथ साथ बढ़ता जाता है, एक लक्ष्य की कल्पना करना बिल्कुल ही अलग बात है। इसका भविष्य के फाइनेंशियल गोल्स के लिए योजना बनाने की हमारी क्षमता पर बहुत प्रभाव होता है। हर 5 साल का बच्चा बड़ा होकर ट्रैक्टर चलाना चाहता है। शायद ही ऐसा कोई काम हो जो एक छोटे बच्चे को इस काम से बेहतर लगे, जिसकी शुरुआत और अंत ऐसे होता है, व्रूम व्रूम बीप बीप, बड़े ट्रैक्टर में ये आया। फिर बड़े होने के बाद वो समझने लगते हैं कि शायद ट्रैक्टर चलाना सबसे अच्छा करियर नहीं है। शायद वो कुछ ज्यादा आकर्षक और प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। इसीलिए किशोरावस्था में वो वकील बनने का सपना देखते हैं। अब वो सोचते हैं, वो जानते हैं कि उनकी योजना निर्धारित है, लॉ स्कूल और उसकी लागत हम आ रहे हैं। फिर एक वकील के रूप में वो इतना अधिक समय काम में बिताते हैं कि वो कभी कभार ही अपने परिवार से मिल पाते हैं। इसलिए शायद वो कम आय वाली नौकरी ले लेते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। फिर वो पाते हैं कि पालना घर इतना महंगा है कि उनका अधिकतर वेतन उसी में चला जाता है और वो स्टे एट होम पेरेंट बनकर घर पर रहना चुन लेते हैं। तब वो सोचते हैं कि उन्होंने सही विकल्प चुना है। फिर 70 की उम्र में उन्हें एहसास होता है कि आजीवन घर पर रहने के कारण वो रिटायर होने में असमर्थ हैं। हमें से बहुत से लोग जीवन में इसी वक्र रेखा पर चलते हैं। फेडरल रिजर्व के अनुसार कॉलेज ट्रैजेक्टरी में से सिर्फ 27% अपने प्रमुख विषय से संबंधित रोजगार में हैं। घर पर रहने वाले माता पिता में से 29% के पास कॉलेज डिग्री है। कुछ को संभवतः अपनी शिक्षा पर पछतावा है, लेकिन हमें यह बात माननी चाहिए कि 30 की उम्र में एक नई मां या पिता जीवन लक्ष्यों के बारे में जिस तरह सोचते हैं, वो उस तरह 18 वर्ष की उम्र में करियर के लक्ष्य साधते हुए नहीं सोचते। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग आवश्यक है, लेकिन चीजें बदलती भी हैं। आपके चारों तरफ की दुनिया भी और साथ ही आपकी कामनाएं और लक्ष्य भी। ये कहना एक बात है, हमें नहीं पता भविष्य में क्या होगा, और ये स्वीकारना अलग बात है कि आज आप खुद नहीं जानते कि भविष्य में आप क्या चाहेंगे। और सच ये है, हम में से कुछ ही जानते हैं। जब भविष्य में आप क्या चाहेंगे इसे लेकर आपके विचार बदलने की संभावना हो, तो स्थायी लॉन्ग टर्म निर्णय लेना कठिन होता है। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार इतिहास के अंत का भ्रम लोगों की वो प्रवृत्ति है जिसमें वो इस बात से अच्छी तरह से अवगत होते हैं कि वो अतीत से अब तक कितना बदल चुके हैं, लेकिन इस बात को कम आंकते हैं कि भविष्य में उनका व्यक्तित्व, कामनाएं, लक्ष्य कितना बदल सकते हैं। हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट डेनियल गिलबर्ट ने
एक बार कहा था, जीवन के हर चरण में हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन लोगों के जीवन को गहन रूप से प्रभावित करेंगे जो हम आगे जाकर बनने वाले हैं। और जब हम उन लोगों में बदल जाते हैं, हम हमेशा अपने निर्णयों पर खुश नहीं होते। इसलिए युवा लोग उन टैटूज को हटवाने के लिए काफी पैसा खर्च करते हैं जिन्हें बनवाने के लिए किशोरावस्था में पैसे खर्च किए थे। अधेड़ उम्र के लोग उन लोगों को तलाक देने की जल्दी में हैं जिनसे युवावस्था में वो शादी करना चाहते थे। वृद्ध एडल्ट्स उन चीजों से पीछा छुड़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जिन्हें मध्य आयु के एडल्ट्स ने पाने के लिए मेहनत की थी, और यह सिलसिला बस चलता ही रहता है। हम सब, उन्होंने कहा, एक ऐसे भ्रम को साथ लेकर चल रहे हैं। यह भ्रम की इतिहास, हमारा व्यक्तिगत इतिहास बस हाल ही में खत्म हुआ है कि हम बस अभी वो बने हैं जो हमें हमेशा से बनना था और जो हम अपने शेष जीवन में भी बने रहेंगे। हम कभी भी ये सबक नहीं सीखते। गिलबर्ट की रिसर्च दिखाती है कि 18 वर्ष से 68 वर्ष की आयु तक लोग कैसे इस बात को कमाकते हैं कि वो भविष्य में कितना बदलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इस कारण कोई भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान कैसे प्रभावित हो सकता है। चार्ली मुंगेर कहते हैं कि कंपाउंडिंग का पहला नियम यह है कि बिना किसी कारण के इसे बाधित न किया जाए। लेकिन आप संपत्ति की योजनाओं को कैसे बाधित न करें जब करियर, इन्वेस्टमेंट्स, खर्च, बजट इत्यादि जो भी आपको जीवन में चाहिए वो बदलता रहता है। ये कठिन है। रोनाल्ड रीड, धनवान जेनिटर जिनके बारे में हमने पहले बात की, और वॉरेन बफे जैसे लोगों के इतना सफल होने का एक कारण यह है कि वो एक ही काम को दशकों तक करते रहे, जिससे कंपाउंडिंग में स्वच्छंद बढ़ोतरी होती रही। लेकिन हम में से बहुत से लोग जीवन काल में इतना अधिक बदलते हैं कि हम एक ही काम को दशकों तक नहीं करना चाहते, या फिर उसके जैसा कुछ भी। इसीलिए 80 साल के एक जीवन काल के बजाय हमारी संपत्ति के पास शायद 20 वर्ष के 4 अलग अलग खंड होते हैं। मैं ऐसे युवा लोगों को जानता हूं जो कम इनकम के साथ सादा जीवन बिताते हैं और वो इसमें खुश भी हैं। और फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक लग्जूरियस जीवन की कीमत चुकाने के लिए दिन रात काम करते हैं और ऐसा करने में पूरी तरह से खुश हैं। जोखिम दोनों के लिए है। पहला परिवार को पालने और रिटायरमेंट की बचत की असमर्थता का जोखिम उठाता है, और दूसरा इस पछतावे का कि उसने अपनी युवावस्था एक क्यूबिकल में गुजार दी। इस समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है। एक 5 साल के बच्चे से कहकर देखिए कि उसे ट्रैक्टर चालक नहीं बल्कि एक वकील बनना चाहिए, वो अपने रोम रोम से इसका विरोध करेगा। लेकिन ऐसी 2 बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है जब आप वो फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हों जो आपके मुताबिक लॉन्ग टर्म हैं। हमें वित्तीय आयोजन की चरम सीमाओं से बचना चाहिए। ये मान लेना कि आप कम इनकम के साथ खुश रहेंगे या अधिक इनकम पाने के लिए दिन रात की मेहनत चुनना इस बात की संभावना को बढ़ा देता है कि एक दिन आप खुद को पछताते हुए पाएंगे। इतिहास के अंत के भ्रम का ईंधन यह है कि लोग अधिकतर परिस्थितियों में इल्यूजन स्थापित कर लेते हैं। इसीलिए चरम सीमा की योजना के लाभ कुछ भी न होने की सादगी या सब कुछ पाने का रोमांच कम हो जाते हैं। लेकिन इन चरम सीमाओं के नकारात्मक पहलू रिटायरमेंट में समर्थ न हो पाना या फिर एक ऐसे जीवन की ओर पलट कर देखना जो नोटों के पीछे दौड़ते गुजरा चिरस्थायी पछतावा बन जाते हैं। पछतावा तब अधिक दुखदाई होता है जब आप पिछली योजना को छोड़कर विपरीत दिशा में दुगुनी गति से दौड़ें खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए। कंपाउंडिंग तब सबसे अच्छे से काम करती है जब आप किसी योजना को विकसित होने के लिए वर्षों या दशकों का समय दें। यह सिर्फ बचत के लिए ही नहीं बल्कि करियर और रिश्तों के लिए भी उतनी ही सच है। सहनशीलता ही कुंजी है, और जब आप समय के साथ अपने बदलने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर चलें, जीवन के हर मोड़ पर संतुलन भविष्य में होने वाले पछतावे से बचने और सहनशीलता को बढ़ाने की स्ट्रैटेजी बन जाता है। जीवन के हर मोड़ पर संयत वार्षिक बचत, संयत खाली समय, संयत आवाजाही का समय और कम से कम परिवार के साथ संयत समय बिताने का उद्देश्य किसी भी योजना के साथ टिके रहने की संभावना को बढ़ा देता है
और साथ ही पछतावे से बचने में भी सहायता करता है, बजाय उस स्थिति के जब इनमें से कोई भी चीज चरम सीमा पर जा पहुंचे। हमें अपने मन को बदलने की वास्तविकता को भी स्वीकार करना चाहिए। कुछ सबसे दुखी कर्मी जिनसे मैं मिला हूं, ये वो लोग हैं जो किसी करियर के प्रति सिर्फ इसीलिए लॉयल रहते हैं क्योंकि ये क्षेत्र उन्होंने 18 वर्ष की आयु में कॉलेज के मुख्य विषय का निर्णय करते हुए चुना था। जब आप इतिहास के अंत के भ्रम को स्वीकार करते हैं, आप समझ पाते हैं कि वो रोजगार जो आपने तब चुना जब आपकी उम्र वैध रूप से ड्रिंक करने की भी नहीं हुई थी, उस रोजगार में रहकर सोशल सिक्योरिटी के लिए योग्य होने की उम्र तक आनंद आने की संभावना कम है। तरकीब यह है कि परिवर्तन की वास्तविकता को स्वीकार कर जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ा जाए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के इन्वेस्टमेंट कॉलमनिस्ट जेसन ज़्वाग ने साइकोलॉजिस्ट डेनियल कहनेमैन के साथ उनकी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के लेखन पर काम किया था। ज़्वाग ने एक बार कहनेमैन के व्यक्तित्व की एक विचित्रता की कहानी सुनाई जिससे उन्हें बहुत फायदा होता था। डैनी के बारे में जो मुझे सबसे अधिक अमेज करता था वो उनकी हमारे हाल ही में किए गए काम को विस्फोटित करने की क्षमता थी। जेसन ज़्वाग ने साइकोलॉजिस्ट डेनियल कहनेमैन के साथ उनकी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के लेखन पर काम किया था। ज़्वाग ने एक बार कहनेमैन के व्यक्तित्व की एक विचित्रता की कहानी सुनाई जिससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता था। डैनी के बारे में जो मुझे सबसे अधिक अमेज करता था वो उनकी हमारे हाल ही में किए गए काम को विस्फोटित करने की क्षमता थी। ज़्वाग ने लिखा, वो और कहनेमैन एंडलेसली किसी अध्याय पर काम करते, लेकिन अगले ही पल कहनेमैन एक ऐसा रूपांतरित संस्करण भेजते जिसे पहचानना मुश्किल होता। ये अलग तरह से शुरू होता, अलग तरह से खत्म होता। इसमें ऐसे एनेक्डोट्स और एविडेंस होते जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। ये ऐसे शोध पर आधारित होता जिनके बारे में आपने सुना भी ना हो। जब मैंने डैनी से पूछा कि कैसे वो इस तरह फिर से शुरुआत कर सकते थे जैसे कि उन्होंने पहला ड्राफ्ट लिखा ही ना हो, ज़्वाग ने कहना जारी रखा, उन्होंने वो शब्द कहे जिन्हें मैं कभी भुला नहीं पाया, मेरे पास कोई विफल लागत नहीं है। विफल लागत निर्णयों को अतीत के प्रयासों से जोड़ना जिनका रिफंड नहीं हो सकता, ऐसे संसार में एक दानव के समान है जहां लोग समय के साथ बदलते रहते हैं। वो हमारे भविष्य के अस्तित्व को अतीत के भिन्न अस्तित्व का कैदी बना देते हैं। यह उसी समान है जैसे कोई अजनबी आपके लिए आपके जीवन के बड़े निर्णय ले रहा हो। यह स्वीकार करना कि वो फाइनेंशियल गोल्स जो तब लिए गए जब आप एक अलग व्यक्ति थे, उन्हें जीवन रक्षक की सहायता से घसीटने के बजाय बेदर्दी से पीछे छोड़ देना भविष्य में होने वाले पछतावे से बचा सकता है। और जितनी जल्दी ये किया जाए उतनी ही जल्दी आप कंपाउंडिंग की ओर लौट सकते हैं। तो आगे चलिए कंपाउंडिंग के प्रवेश शुल्क के बारे में बात करते हैं।